जय हिंद साथियों। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग से मैं क्षमा मांगता हूं कि हमारी वीडियो कुछ दिनों से स्थगित कर दिया गया था। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है क्योंकि हम लोग मिशन 17 बीपीएससी लक्ष्य रखा है और मिशन 17 बीपीएससी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्लास आरंभ है, तो इसी वजह से हम लोग ऑनलाइन अभी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। यथासंभव है कि आप लोग को कुछ दिनों में आपको ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करवाई जा रही है, जो रेगुलरिटी बने रहे। चलिए आज का करंट अफेयर को देखते हैं। आज का करंट अफेयर है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार चर्चा में क्यों है। मशहूर उर्दू कवि, बॉलीवुड से जुड़े गुलजार और सांस्कृतिक विद्वान जग गुरु रामभद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे कई लोग देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान मानते हैं। आप इन लोगों को जानते भी हैं, गुलजार साहब हैं और ज्ञानपीठ के रामभद्राचार्य जी भी हैं, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये। चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इसका नाम संस्कृत शब्द में ज्ञान और पीठ से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ज्ञान आसान। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1961 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के समूह के मालिक शांति प्रसाद जैन परिवार द्वारा स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसकी स्थापना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का 1961 में टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके समूह के मालिक शांति प्रसाद जैन परिवार द्वारा स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यह किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची और अंग्रेजी में उल्लेखित भारत के किन्हीं 22 आधिकारिक भाषाओं को में लिखता है। यानी कि भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा हैं या 22 आधिकारिक भाषा में से जो लिखता है उसके प्रति ये सम्मान दिया जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1982 में या पहले यह पुरस्कार किसी लेखक की केवल एक ही कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में आजीवन योगदान के लिए भी दिया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान हिंदू देवी सरस्वती के काश प्रतिकृति दी जाती है। यानी 11 लाख रुपया दिया जाता है और एक जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और हिंदू देवी सरस्वती का जो है काश पदक मूर्तिका जो होती है वो दिए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, गुलजार साहब के बारे में जान लेते हैं। गुलजार साहब क्या है। पहला पॉइंट है, संपूर्ण सिंह कालारा, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा में अपने काम और कवियों में से एक माने जाते हैं। ये उर्दू युग के सबसे बेहतरीन गुलजार साहब रहे हैं। अगला पॉइंट है, इससे पहले उन्हें काम के लिए 2002 में उर्दू साहित्य अकादमी 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मान किया गया था। भूषण और कम से कम 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला पॉइंट है, उन्होंने फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर के गीत जय हो के गीत के लिए लिखे जाते हैं, जिसे 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। आइए जानते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में। ये पहला पॉइंट है, त्रिकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख रामभद्राचार्य ये हिंदू और आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और 240 से अधिक पुस्तकों का लेखक है। यानी अब तक जो है 240 पुस्तक लिख चुके हैं।
ठीक है। कई भाषाओं के कवि और लेखक, उन्हें 2015 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, वह एक बहुभाषाविद, यानी कि बहुत सारे भाषा से विद्वान हैं। और 22 रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामभद्राचार्य भाषा बोलते हैं और 1982 इस पद पर बने हुए हैं। 1982 से इस पद पर बने हुए हैं। चलिए आज तीसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। बहुआयामी आपदा प्रबंधन योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम के प्रस्तुति से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग कॉपी लेकर इसको लिखिएगा, या हम लोग इस PDF को मैं टेलीग्राम पर सेंड भी करता हूं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम GS अड्डा ऑफिशियल से जुड़ भी सकते हैं। और हम आप लोगों को लिए इतना बेहतर कंटेंट लेके आते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग को अच्छा लगता हो, तो आप लोग मुझे शेयर और सब्सक्राइब इस सेशन को करें। चलिए आज का तीसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। बहुआयामी आपदा प्रबंधन योजना चर्चा में क्यों है। आपदा प्रतिरोधी भारत के निर्माण के लिए एक बहुआयामी आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई है। योजना के बारे में जान लेते हैं। समग्र दृष्टिकोण योजना जागरूकता, सतर्कता, राहत, बचाव और पुनर्वास के लिए शामिल है। अगला पॉइंट है, मशीन जीरो वर्चुअल या कोई व्यक्ति पीछे न छूटे नारे के साथ व्यापक रणनीति है, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बलों पर सामुदायिक तैयारियों के लिए एकीकृत करती है। अगला पॉइंट है, फोकस प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, प्रतिक्रिया टीमों की क्षमताओं को बढ़ाना और नागरिकों के लिए तैयारी के लिए संस्कृति को बढ़ाना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, फंड सरकार ने संभावित आपदाओं के शीघ्र पता लगाने के लिए निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक में निवेश किया है। अगला पॉइंट है, प्रशिक्षण देश भर में लाखों युवाओं के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षित किया गया है, जिससे पहले उत्तरदाताओं का एक विशाल नेटवर्क तैयार हुआ है। अगला पॉइंट है, आपदा प्रबंधन भारत द्वारा की गई है अंतर्राष्ट्रीय असहयोग का पहल है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2016 में भारत ने नई दिल्ली में न्यूनीकरण 10 सूत्री एजेंडे पर घोषणा की है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यह सदस्य देशों में से लचीले जलवायु प्रूफ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु का पहल शुरू की है। अगला पॉइंट है, मानकीकरण NDRF और INSRG अंतर्राष्ट्रीय खोज और सलाहकार समूह से वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो बल और संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य मानकों को पर खोज और बचाव अभियान चलाने का सक्षम बनाएगा। यह अगला पॉइंट है, तुर्की भूकंप भारत ने 2023 में भारी भूकंप के तबाह होते हुए तुर्की को प्रभावित क्षेत्रों की खोज और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक उपकरणों को साथ NDRF कर्मियों को 3 टीम तुर्की भेजा गया था। और चौथा न्यूज है, भारत का पहला समर्पित निगरानी उपग्रह। ठीक है, भारत का पहला समर्पित निगरानी उपग्रह ये चर्चा में क्यों है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला समर्पित निगरानी उपग्रह, जो पूरी तरह से एक घरेलू कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित, यह अप्रैल 2024 में SpaceX रॉकेट से लॉन्च किया है। अप्रैल 2024 में SpaceX लॉन्च किया है। ठीक है, एक रॉकेट है जो इसका नाम है SpaceX।
निगरानी उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय रक्षा एजेंसियों को एक स्वतंत्र इमरजेंसी खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए प्रणाली प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल जासूसी उपग्रह को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सशस्त्र बल को विशिष्ट इमरजेंसी या इमेजरी टोही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इकट्ठा किया गया है, जो वर्तमान में विदेशी उपग्रह इनपुट या विदेशी विक्रेताओं के महंगी डेटा खरीद पर निर्भर करता है। 0.5 मीटर स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ इमरजेंसी प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, पिछले भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह के विपरीत जो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष बंदरगाह की उड़ान से भरते हैं, जो निजी निगरानी अंतरिक्ष यान यानी फ्लोरिडा अंतरिक्ष तट परिसर के स्पेस रॉकेट पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय धरती भारत के सबसे पहले कक्षीय परीक्षण में चिन्हित करेगा। अगला पॉइंट है, उपग्रह भारत के स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र द्वारा उत्प्रेरित रणनीति या अंतरिक्ष संपत्ति का निर्माण के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का अंतर को भरता है और इसका 2024 में निर्धारित परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बिना उद्योग क्षमता द्वारा समर्थित संप्रभु अंतरिक्षीय आधारित या सैन्य क्षमता के हैं या सैन्य पर आधारित परंपरा को निर्भरता को दृढ़ संकल्प का प्रकाश डालता है। और अगला पॉइंट है, TSL लैटिन अमेरिका कंपनी या सैटेलॉजिक द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक समर्पित उपग्रह इमरजेंसी प्राप्त करने और विश्लेषण सुविधा भी बेंगलुरु में भी तैयार होगी, जो उपग्रह का मार्गदर्शन करेगी और चित्रों को संसाधित करेगी और परिचालन के बाद अधिगृहित रक्षा और सरकारी उपभोक्ताओं के लिए खुफिया जानकारी प्रसारित करेगी। चलिए आज का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अभिषेक बनर्जी, बी है आलोक कुमार सिन्हा, सी है SS राजीव और चौथा है अमिताभ कांत। इसका उत्तर हो जाएगा आपको SS राजीव। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला आंसर हो गया SS राजीव। राष्ट्रपति मुर्मू, इसका विश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के शीर्ष पर एक भारतीय सरकारी निकाय जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट परीक्षण का सुविधा की शुरुआत की है? किस IIT ने भारत के सबसे ड्रोन पायलट परीक्षण का सुविधा की शुरुआत की है? IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT वाराणसी। इसका उत्तर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गुवाहाटी IITG ने प्रधानमंत्री नमो ड्रोन दीदी पहल की अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट परीक्षण संगठन लॉन्च किया है। यह ट्रेनिंग सेंटर RC हॉबीटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक स्वामित्व ब्रांड एडवायर्ड के लिए सहयोग के लॉन्च किया गया है। आज का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका उत्तर बताइए आप लोग कमेंट में। तो उसका होगा रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हम हाल ही में अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारतीय के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने के सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं
और इस लिस्ट में उनसे सिर्फ आगे एक एंडरसन 145 विकेट लिए हुए थे, एंडरसन। ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी 86 वर्ष आयु के निधन हो गया। मनोहर जोशी 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2002 से लेकर 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। आज का आखिरी प्रश्न है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी दुबई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबो। तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू हुआ है। और अगला पॉइंट है, यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। चलिए हम आपको जीएस अड्डा का मिशन के बारे में बताते हैं। जीएस अड्डा 17 बीपीएससी हिंदी मीडियम का नया बैच आरंभ है। आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 दिन का डेमो आप ले सकते हैं। इसमें निर्णय ले सकते हैं कि हमें यहाँ से बेहतर तैयारी करवाई जाती है या नहीं। ठीक है, और बिहार टीचर के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, स्टेट के लिए, स्टेट के लिए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन मिथिला हैबिट क्लासेस भी है, जो एक जीएस फाउंडेशन कोर्स हमारे यहाँ चल रही है। आप लोग हमारे दिए गए ऑफिस पता पर विजिट करें या हमारे ऑफिस के संपर्क सूत्र पर कॉल करके अपना सीट को सुनिश्चित करवा सकते हैं। आप सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद।